चलिए, so let us first understand what is share capital. तो I don't know how many of you have studied what is share capital. किसी ने आप में से कभी शेयर या शेयर कैपिटल का नाम सुना है? यस सर। बताएं। सर 12th क्लास में सुना था शेयर्स डिबेंचर्स। बताएं क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? शेयर सर जब इश्यू करे जाते हैं जब कंपनी को फाइनेंस की कमी लगती है, जब ओके, कंपनी में फाइनेंस नहीं होता है तो पब्लिक में वो कुछ शेयर्स इश्यू करती है जिससे पब्लिक भी अपना पैसा लगा सके किसी भी कंपनी पे। शेयर है क्या? शेयर सर एक टाइप का अथॉरिटी भी दी जाती है एग्रीमेंट के द्वारा। ओके, ये तो टेक्निकल पोर्शन हो गया शेयर्स का। Anybody else who wants to say something? It's a security ना कि वो ठीक है, आप टेक्निकल भाषा में एक कॉमर्स के स्टूडेंट की तरह बोल रहे हैं, लेकिन अगर एक कोई लेमैन आपसे पूछे व्हाट इज शेयर, तो व्हाट विल बी योर आंसर? का थोड़ा सा हिस्सा। Absolutely. A small piece of ownership of the company that has been offered by the company to the public, that you can also get into our company as a member of the company. What is meant by being a member of the company? एक कंपनी के हिस्सा होने का मतलब ये है, कंपनी का सदस्य होने का मतलब ये है कि आप उसके शेयर होल्डर हैं। शेयर की हिंदी है एक हिस्सा, एक पोर्शन। तो जो कंपनी की एक बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है उसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और उस एक हिस्से को आप शेयर कहते हैं, राइट? एंड दैट शेयर इज बीइंग यूटिलाइज्ड कि कितने पोर्शंस आप खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए कि 1000 रुपए की अगर कंपनी की कैपिटल है, आपने 5 रुपए का एक शेयर अनाउंस कर दिया कि एक हिस्सा कंपनी का 5 रुपीज है, देन हाउ मेनी पोर्शंस डू यू हैव? 200 portions you have. So now people can buy 200 portions by paying 5 rupees. Is that right or not? Yeah, right, sir. Right. So these are the things that we need to keep in our mind when we are talking about share. When you put the entire portion, all the portions, all the money that has been there subscribed by the company, usko ek saath rakh dijiye, that is called share capital. Now the difference between share capital and debenture, मैं before we start debenture मैं उसके बीच में, दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस आपको बता देता हूं। शेयर इज ओनरशिप बेस्ड। कंपनी ने मार्केट के अंदर हिस्से निकाल दिए अपनी कैपिटल के और बोला कि आप लोग बताइए आप में से कौन लोग हैं जो शेयर अपना जो है हमसे खरीदना चाहते हैं, शेयर इस कंपनी की ओनरशिप खरीदना चाहते हैं। तो लोग मार्केट के अंदर आ गए, उन्होंने कहा हमने खरीद लिया आपकी ओनरशिप, वो मेंबर बन गए आपकी कंपनी के। इन रिटर्न यू गिव डिविडेंड टू देम, जिसको लाभांश कहते हैं। अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आप उसमें से पे करते हैं। तो द सेकंड कैटेगरी इज कि जो डिबेंचर है वो एक तरीके का लोन है। यस सर। लेकिन एक लॉन्ग टर्म लोन होता है जिसमें एक एसोसिएशन होता है। आप मार्केट के अंदर जाते हैं, बोलते हैं जी मुझे एडिशनल फाइनेंस की जरूरत है फॉर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, फॉर डाइवेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब आप वो करते हैं तो क्या समझ में आता है कि दूसरा आदमी आपको कहता है ठीक है आई एम राइटिंग अ पेपर, मैं एक कागज लिख देता हूं आपके लिए जो डिबेंचर की तरह काम आएगा, एक सर्टिफिकेट की तरह। इसको आप ले लीजिए, इसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे, राइट? ये पैसे आप 10 साल रख लीजिए अपने पास या 5 साल रख लीजिए अपने पास। एवरी ईयर इसके बदले में आप मुझे इंटरेस्ट देंगे। वो अग्रीड होता है, ठीक? लेकिन 5 साल के बाद इसका प्रिंसिपल अमाउंट आप मुझे वापस कर देंगे। दैट इज व्हाट द अग्रीमेंट इज। इन दिस केस द डिबेंचर होल्डर, जो आदमी उस डिबेंचर को होल्ड कर रहा है, जिसने आपको लोन दिया और सर्टिफिकेट अपने पास रख लिया, वो आदमी कंपनी का ओनर नहीं है, मेंबर नहीं है। ही इज टिपिकली अ क्रेडिटर टू द बिजनेस। उसने आपकी मदद करी, आपको फाइनेंस के वक्त जिसकी जरूरत थी, जब आपको मार्केट में आप ढूंढ रहे थे, ही हेल्प्ड यू बाय गिविंग यू अ लॉन्ग टर्म लोन। तो आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से समझ लीजिए। एक में आपने लोगों को कहा आइए छोटे छोटे पोर्शंस खरीद लीजिए, सबने अपनी मर्जी से एक एक अमाउंट, एक एक पोर्शन खरीद लिया। किसी ने 200 में से 10 पोर्शन खरीद लिए, किसी ने 15 खरीद लिए, किसी ने 25 खरीद लिए, किसी ने 1 खरीदा, किसी ने 2 खरीदे। जिसकी जो इंटेलिजेंस थी, जो जिसको सही लगा, उसने उस हिसाब से उसको खरीद लिया। तो वो कंपनी के ओनर्स हो गए। उनको डिविडेंड केवल तब मिलेगा जब
प्रॉफिट होगा. डिविडेंड इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. लॉस होता है तो कोई डिविडेंड नहीं मिलता. इज दैट राइट और नॉट? लेकिन डिवेंचर के केस में आप एक तरीके का लोन लेके बैठे हैं, इंटरेस्ट आपको पे करना है वेदर द कंपनी रन्स और इट डज नॉट रन, क्योंकि आपने लोन ले लिया है. सर हाँ, अभी रीना माथुर मैम ने गूगल क्लासरूम पे अपनी मीटिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए लिखा है. यस सर, यस सर. ओहो, टाइम टेबल के अनुसार According- उन्हीं का ही टाइम है ये. नहीं उन्हीं का ही टाइम है. उन्होंने पहले नोटिस नहीं दिया था कोई? नो सर, अभी No, अभी sir. उन्होंने लिखा है ज्वाइन मीटिंग. ओके, एक राइट. तो हम लोगों ने शेयर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था. लेट अस स्लाइटली आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज अ कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. देखिए बहुत सारी जगहों पर मटेरियल के अंदर 1956 लिखा है. वो जो है वो अमेंड हो चुका है 2013 के अंदर. कंपनी लॉज के अंदर कुछ चीजें चेंज कर दी गई हैं. कंपनीज एक्ट जो 1956 था उसको 2013 में अमेंड कर दिया गया है. और वो जो अमेंडमेंट है उसके अंदर जो कंपनी की डेफिनेशन है वो है एनी कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट ऑफ 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. अब ये जो प्रीवियस कंपनी लॉ है वो 1957 का है, या उससे पहले जो कुछ अंग्रेजों के टाइम में कंपनीज बनाई गई थी वो इनवैलिड नहीं हो गई हैं, क्योंकि उनके पास भी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है. उस साल जब उन्होंने वो कंपनी बनाई होगी उस वक्त जो कानून रहा होगा, during that period there was a law applicable. So that law has been mentioned. It doesn't mean that the company which is not under 2013 will be called invalid or illegal company. It is not like that. So any company that has been established and incorporated under 2013 is valid, and any other previous law which was applicable in India was also valid. What are the different types of companies under Companies Act 2013? One is a limited by guarantee company. The other is limited by shares company. Third is an unlimited company. Fourth is a private company. Fifth is a public company, government company, foreign company, companies with charitable objects, one person company, holding and subsidiary company, statutory company. I will just give you a very brief background about what is a private and public company. Any company which is held by private citizens of the country, held by means the members of that company are private citizens of the country or private people. वो कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है. आप जैसे मेरे जैसे कई लोगों ने पैसे लगा रखे हों, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है. A public company is a public company which is generally owned, more than 51% shares are owned by government of state or center. That is called public company. A government company is purely held by government. That is called government company. Foreign company, a company which is originated not in India but outside India but has some operations in this country, that is called a foreign company. For example, Samsung, Hyundai, these are companies. Government company is, for example, Bharat Heavy Electricals Limited is a government company. Bank of India, Union Bank of India, these are public companies. Private companies are like, for example, HDFC Bank, right? LIC is a public company. GIC is a public company, right? The difference between government and public company is that the shares of the company are purely held by government, state or center. In public company, some of the shares are also held by people at large, people in public domain, not just by the government, but government has shareholding along with public. Private company where government has no interference, they do not hold any kind of ownership. That is, the company is held by or shares are held by private players, private people, citizens. So that is called private company. Companies with charitable objects. Sometimes there is a provision that a number of charitable societies are converted into companies. बहुत सारी चैरिटेबल सोसाइटीज हैं जिनको कंपनी का दर्जा दिया गया है, हालांकि वो चैरिटेबल पर्पसेस से ही बिजनेस कर रही हैं.
बट ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि वो जो चैरिटेबल सोसाइटी हो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ जाए, वो ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ डील करने लगे या ऐसी चीजों के साथ डील करने लगे जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी लगता हो, दूसरे तरीके के टैक्स स्ट्रक्चर्स एप्लीकेबल हो जाए, कोई किसी टेरिटरी में किसी स्टेट में ऑपरेट कर रहा हो उसका वैट लग जाए, तो वो एक चैरिटेबल कंपनी चैरिटेबल सोसाइटी एक्ट नहीं कर सकती उस पर। तो कई बार क्या होता है, कंपनी को अंडर स्पेशल प्रोविजंस ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स उसको कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। अगर आप लोगों को जानकारी ना हो तो जैसे ये जो आप स्वामीनगर में आते जाते हैं 3 स्टूडेंट्स आप में से, तो स्वामीनगर में आप देखते हैं कि एक स्टोर है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को आइडिया है, तो उसको कहा जाता है स्वामीनगर दयालबाग सेंट्रल कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड। तो जो कोऑपरेटिव एंड चैरिटेबल सोसाइटीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड थी, लेकिन धीरे धीरे करके क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल ही है, लेकिन वो ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे एरियाज में डील करने लगी और दिल्ली एज अ गवर्नमेंट के कुछ ऐसे कानून बन गए जिसकी वजह से उसको कंपनी का दर्जा लेना पड़ा। हाउएवर their motive is not to earn profit, their motive is to sell reasonable goods, locally manufactured। जो दयालबाग या उससे संबंधित संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी से संबंधित लोग हैं, वो जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को बहुत रीजनेबल प्राइस पर वहां पर बेचे, ताकि जो लोग सोसाइटी में जो रीजनेबल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, जो बहुत महंगी चीजें नहीं खरीद सकते हैं, वो लोग उसको आसानी से खरीदें और फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ड ऑफ माउथ पॉपुलैरिटी या प्रेजेंस जो दयालबाग या उसके प्रोडक्ट्स की है वो लोगों को पता चले। तो उसमें जो लोग काम करते हैं, दे आर नॉट पेड, दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ सैलरी, दे आर द पीपल हु आर लिविंग इन स्वामीनगर और इन एंड अराउंड, they just come and operate that store. So I'm just giving you example of companies with charitable objectives. One person company, there are a number of companies जो पहले हिंदुस्तान में ये बहुत होता था कि एक आदमी की कंपनी, there can be 1000 employees, there can be many people। जैसे पहले एक बिरला ग्रुप होता था जब शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट, जब टाटाज होते थे 1950s से पहले, राइट, जमशेद जी टाटा, तो एक आदमी की कंपनी होती थी, one person used to hold the whole shareholding, the entire money is invested by that person only, so there was no sharing concept, so that was called OPC, one person company, holding and subsidiary company। देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी जो है वो कई कंपनियों को अपने अंडर में काम करने का मौका देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं रिलायंस का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसको RIL बोलते हैं, जिसका एक गोले में एक साइन भी है, वो एक मदर कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है बहुत सारी और कंपनीज की। इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंडर में रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स आता है, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट आता है, टेलीकॉम का सेक्टर आता है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज, उसके नीचे रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एक खुला हुआ है, राइट, रिलायंस गैस एक और प्रोजेक्ट खुला हुआ है, राइट, रिलायंस एग्रो फार्मिंग ये एक और कंपनी खुली हुई है। टाटा सन्स फॉर एग्जांपल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है एंड इट हैज गॉट 136 कंपनीज अंडर इट। उन 136 के अंदर भी जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि TCS के अंडर में ये कंपनी है, टाटा एग्रो के अंदर में ये कंपनी है, टाटा स्टील के अंडर में ये कंपनी है, ऐसे करके सब्सिडरी कंपनीज क्या होती हैं, होल्डिंग कंपनीज जिस कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा का शेयर्स होल्ड करती है, वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। फुल्ली होल्डिंग कंपनी या फुल्ली सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है जिसके 100% शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास है। पार्टली सब्सिडरी कंपनी उसको बोला जाता है जिस कंपनी के 50% या उससे कुछ ज्यादा शेयर्स जो है वो होल्डिंग कंपनी के पास है। सो दिस इज व्हाट इज। अब फॉर एग्जांपल इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 5, 7, 10% इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी कंपनी के अंदर कर रखा है, बट वो अगर मान लीजिए मैं रिलायंस हूं और मैंने रिलायंस बन करके मान लीजिए कि जो ये कौन सी कंपनी है फेसबुक, इसके अंदर कुछ 1%, 2%, 3% पैसा शेयर्स खरीद रखे हैं, मैं होल्डिंग कंपनी नहीं हूं, आई हैव इन्वेस्टेड माय मनी, आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ फेसबुक। फेसबुक ने मान लीजिए HSBC बैंक के अंदर पैसे कुछ इन्वेस्ट कर रखे हैं, कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, तो फेसबुक इज नॉट द होल्डिंग कंपनी बट इट इज हैविंग अ राइट ओवर देयर। स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनीज जो किसी कानून के तहत
किसी लॉ के तहत हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज. A very decent example of statutory company is LIC of India, Life Insurance Corporation of India एक्ट के तहत, GIC of India एक्ट के तहत बनाई गई. ठीक है, तो इन कंपनीज को जो है आप ये मानते हैं, क्या नाम है, स्टैट्यूटरी कंपनीज मानते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स अ कंपनी बट स्टैट्यूटरी कंपनी. तो ये जो है स्टैट्यूटरी कंपनीज है. शेयर्स का मीनिंग हमने समझ लिया था, सो लेट्स मूव क्विकली टू द टाइप्स ऑफ शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. हाँ पूछिए प्लीज, सवाल पूछिए. ओपीसी का कोई लाइव एग्जांपल है क्या? जैसे आपने बाकी सारे उनका बता दे, तो ओपीसी का कोई एग्जांपल कंपनी में? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आजादी से पहले हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो 1% कंपनी हुआ करते थे. बाद में प्रेजेंट टाइम, जैसे आपने एलआईसी का प्रॉपर नाम लेके दिया, तो इस तरह में कोई ओपीसी का है क्या? इस कंट्री के अंदर मेरी नजर में कोई ओपीसी के एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए. जब ओपीसीज होती थी तो वो कौन सी ओपीसीज थी, मैंने उसके एग्जांपल्स दे दिए आपको. धीरूभाई अंबानी, when he started Reliance, he was it was an OPC, but when he decided to make it a complete full-fledged company, he rolled out the shareholding. सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग पॉपुलर ही रिलायंस से हुई है हिंदुस्तान के अंदर. ठीक है ना. इन्फोसिस वाज एन ओपीसी व्हेन इट वाज इनिशिएटेड बाय नारायण मूर्ति, बट कुछ ही महीनों के बाद उसने फिर 3-4 लोगों को साथ में जोड़ लिया. दे ब्रॉट इन सम कैपिटल, इट इमीडिएटली गॉट इनटू दैट मोड व्हिच इज कॉल्ड शेयर होल्डिंग मोड. तो ओपीसी इस वक्त कोई हिंदुस्तान के अंदर मेरी नॉलेज में नहीं. बट तो फिर ये कंपनीज एक्ट में से ओपीसी वाला पोर्शन हटा क्यों देते, जब ओपीसी कोई है ही नहीं, कोई रहे ही नहीं अभी तक? देखिए, बात वो नहीं है कि कोई है नहीं या कोई रही नहीं. कोई खोलना चाहता है तो किसी ने रोका है क्या? नहीं. आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो. यू आर इनटू अ डेमोक्रेटिक कंट्री. यू कांट से दैट अ पर्सन कैन नॉट ओपन अ कंपनी. मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, मैं अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता हूं, तो मैं कंपनी बनाता हूं, तो मैं ओपीसी बना सकता हूं. बट प्रॉब्लम यह है कि अब हिंदुस्तान के अंदर 1% कंपनी इज नॉट अलाउड. उस आदमी को भी बोर्ड बनाना पड़ेगा, उसमें डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो अभी आपने कहा कि अभी अलाउड नहीं है, एंड देन यू आर सेइंग कि रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो ये नहीं, आप रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हो? अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो आप मुझे बिजनेस चलाने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. बट फिर आप कह रहे हो कि वो अलाउड ही नहीं है. अलाउड क्यों नहीं है? बोर्ड बनाना पड़ेगा ना आपको. हाँ, आप समझ नहीं. ओपीसी एंड बोर्ड टू डिफरेंट थिंग्स. डोंट कंफ्यूज, डोंट मिंगल देम. कंपनी बनाना एक अलग प्रोसेस है, बोर्ड बनाना एक अलग प्रोसेस है. बोर्ड बनाना कंपनी का हिस्सा है. क्या आप एक आदमी बोर्ड चला सकता है किसी कंपनी का? नहीं, एटलीस्ट 2 people. हाँ, तो आप समझ गए. अब दूसरा आदमी भले ही शेयर होल्डर ना हो, बट आप एक आदमी को हायर करेंगे, बोलेंगे जी आप डायरेक्टर हैं, तब आप बना सकते हैं. एमओए बनाएंगे, एओए बनाएंगे, एम्प्लॉइज रखेंगे. They can be 1% कंपनी, there is no doubt about it. बहुत लोगों ने इनिशियली जब राइज किया है तो वो 1% कंपनी थे, है ना. और लोग इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा जी हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. देन दे डाइवर्सिटेड द शेयर्स. डीमार्ट जो ओपन हुआ, डीमार्ट ऐसे ही ओपन हुआ. सिंगल पर्सन ग्रू फॉर फ्यू इयर्स, एंड देन सम पीपल केम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड. दे सेड कि हम इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में, आप अपनी कंपनी को बड़ा बनाएंगे. तो उसने अक्रॉस इंडिया अपनी ब्रांचेस खोल दी, अपना बिजनेस खोल दिया, एंड ही बिकेम अ मिलियनेयर. बायजूस जो थी इनिशियली वो 1% कंपनी थी. बायजूस के पास अपना पैसा था, किसी ने उसका आइडिया सुना नहीं, समझा नहीं. फाइनली ही गॉट पॉपुलर और उसने अपना बिजनेस डिज्नी को बेच दिया. तो ओपीसी बनाना मना नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन ओपीसी के लिए भी आपको बोर्ड चाहिए. शेयर होल्डिंग तो आप तब भी दिखाएंगे दैट आई एम द 100% शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. ठीक है ना. इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टू इट्स पब्लिक और टू इट्स मेंबर्स. ठीक. तो इक्विटी शेयर्स क्या है कि सारे लोगों को जिनको आप अपना इशू करना चाहते हो, तो जनरली क्या होता है, इक्विटी शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो कंपनी अखबार में ऐड निकालती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालती है, बैंकिंग और दूसरे फाइनेंशियल एजेंट्स को इन्वॉल्व करती है, और प्रॉपर एक ऑफर निकलता है कि भाई हम अपने इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं. ठीक. तो ये
बनती है। मेंबर्स केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स बनते हैं। मेंबर्स का मतलब ओनर्स। जिस भी आदमी ने एक भी इक्विटी शेयर खरीदा है वो उतने पोर्शन के लिए कंपनी का हिस्सेदार या शेयर होल्डर या ओनर कहलाता है। ठीक। प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं कि दे आर ऑल्सो शेयर्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कंपनीज ओनरशिप फॉर श्योर, बट दे हैव गॉट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। कैसे? पहला, जब भी प्रॉफिट होगा और डिविडेंड बटेगा पहले इन लोगों को बटेगा। The first right on the profit is for preference shareholders, and preference shareholders specified होते हैं कि कितना परसेंट डिविडेंड उनको जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो 6%, 8%, 10%, 11%। उनके नाम के आगे लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 16% प्रेफरेंस शेयर्स। Whatever profit is there, you will pay that amount to preference shareholders by default first. इक्विटी को सबसे लास्ट में मिलते हैं बिकॉज दे आर दी ओनर्स। इसीलिए कहा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिस्किंग देयर मनी। यू डोंट नो वेदर यू आर गोइंग टू गेट द डिविडेंड और नॉट। दूसरा, अगर कंपनी बंद हो रही है, बिक रही है या कोई और बात है जिसकी वजह से कंपनी की कैपिटल को वाइंड अप करना पड़ता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट हो जाएगा। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फिर जो पैसा बचता है उसमें से फुल पूरा बचा है तो सबको दे देंगे, थोड़ा बचा है तो फिर वो शेयर बना करके कि किसके कितने परसेंट शेयर्स हैं उनको उतना पैसा देता चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए बचे हैं आपके पास और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 110 हैं, तो किसके पास ज्यादा प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वैल्यू किसके पास ज्यादा है, उसके हिसाब से कार्रवाई करनी शुरू की जाती है। ठीक। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे गेट ट्रीटमेंट of preferential treatment in two areas. One is the dividend to be paid if there is a profit. Secondly, if the company is getting wound up, then the repayment of the capital is done to them first. Equity shares के बारे में जो कुछ important clauses हैं वो ये हैं, there is no preferential right as to payment of dividend and refund of capital. आपको प्रॉफिट होने पे पैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, प्रॉफिट होने पर भी मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कंपनी कैन टेक अ डिसीजन दैट वी विल नॉट गिव डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी बंद हो रही है, बिक रही है, तो रिफंड ऑफ कैपिटल में भी आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। देयर इज नो एश्योरेंस ऑफ डिविडेंड, ये मैंने बता दिया आपको। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी थ्रू वोटिंग राइट, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप बोर्ड के मेंबर सेलेक्ट कर रहे हो, आप एनुअल जनरल मीटिंग करके अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स पास करा रहे हो, राइट? Now these people have a right to vote during the annual general meeting or extraordinary general meeting. आपको कुछ साल पहले का एग्जांपल बता देता हूं। जब साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन होते थे, उनको हटाया गया तो ईजीएम बुलाई गई थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब होता है ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, द इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे विल कम एंड असेंबल। उनसे राय मांगी गई थी कि इनको हटाना है, राय दीजिए। 99% या उससे कुछ ज्यादा लोगों ने कहा कि इनको हटा दीजिए, और उन्होंने ऑथराइज कर दिया रतन टाटा को कि आप चूज कर लीजिए। एक कमेटी बनाई थी उन्होंने बेसिकली रतन टाटा के साथ कि ये लोग मिलकर के चूज करें हु शुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन। दैट इज द राइट दैट दीस पीपल गेट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव दैट राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द लास्ट क्लेमेंट्स टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी के वाइंड अप में सबसे लास्ट में पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। पहले क्रेडिटर्स को मिलेगा, डिवेंचर होल्डर्स को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, लास्ट में इक्विटी के पास आएगा। Such shares cannot be issued at discount, क्योंकि ये ओनरशिप के शेयर्स हैं, ये डिस्काउंट पे नहीं जा सकते। प्रीमियम पे जा सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं जाएंगे। Cannot be discounted. Sweat equity share. These are those shares which are issued by the company or by a company to its directors or employees. और स्वेट इसको इसलिए बोला जाता है कि जो लोग मेहनत करके कंपनी के लिए काम करते हैं, तो या तो कंपनी का जो स्टाफ है या उसका बोर्ड है या उसके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनको ये पैसा दिया जाता है जो कंपनी के लिए ऑपरेशनली काम कर रहे हैं। और कई बार ये इनाम के तौर पे भी दे दिया जाता है कि भाई कैश नहीं दे रहे, उसको बोनस नहीं दे रहे, उसको 10 शेयर्स दे दिए कंपनी के, उसे कंपनी का मेंबर बना दिया। ठीक है, तो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। स्लाइटली डिफरेंट होते हैं इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में, बट होते स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं। इनका भी उपाय शेयर इक्विटी शेयर्स जैसा ही किया जाता है।
शेयर कैपिटल, अब इसके कितने तरीके के फॉर्म्स होते हैं? शेयर कैपिटल तो एक जनरल शब्द है कि भाई एक आपने छोटे छोटे हिस्से कर दिए, उन सबको जोड़ दिया, दैट बिकम्स अ शेयर कैपिटल. बट हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर फॉर द शेयर कैपिटल? द फर्स्ट इज ऑथराइज्ड, देन इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, रिजर्व कैपिटल. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है जो कंपनी जब फॉर्मेशन के टाइम पर पहुंचती है तो वो इनकॉर्पोरेशन के वक्त लिख के देती है कि इतनी कैपिटल मेरी होगी, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन राइट. इससे ज्यादा कैपिटल नहीं हो सकती कंपनी की. तो यूजुअली कंपनीज एक बहुत बड़ा अमाउंट लिख के देती है ताकि भाई फ्यूचर में एक्सपेंशन होता रहे, कुछ भी होता रहे, तो हमें बार बार जाके अपना इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ठीक ना करना पड़े. उस वक्त जाके फिर से अप्लाई करके फिर से अपना नंबर ठीक कराने की बजाय विल गिव वन डिसेंट अमाउंट और उसको हम जो है देंगे. सो दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. वो जाता है इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सब चेक वेक करके ठप्पा लगाता है, दैट बिकम्स योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. उसके अंदर कंपनी जब बन जाती है उसके बाद वो कुछ उसके अंदर का कुछ पोर्शन, कि मान लीजिए हमने 100 करोड़ रुपए लिखी है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो 10 करोड़ रुपए हमने पहली बार में निकाल दिए शेयर्स कि भाई अब हमारी कंपनी बन रही है, हमने शेयर्स निकाल दिए, लोगों ने इन्वेस्ट कर दिए. जो निकाल दिए, द इश्यू दैट यू हैव डन, दैट इज कॉल्ड, यू हैव इश्यूड 10% ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. सो 10 करोड़ रुपीज इश्यूड कैपिटल हो गई. सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज कि लोगों ने अप्लाई किया बटन दबा दबा के कि दैट वी वांट टू अप्लाई फॉर दिस, वी वांट टू अप्लाई फॉर दिस. 10 करोड़ में से मान लीजिए 9 करोड़ की कैपिटल को लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया कि हम लेना चाहते हैं. They have shown interest that we want to subscribe to your shares. तो वो 9 करोड़ रुपए सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई. Now there is a fourth concept which is called up capital. Now called up capital is that you called for money, that now you ask these people to submit 9 crore rupees. मान लीजिए 5-7 लाख लोग जो भी थे उन्होंने बोला कि we are interested in your shares and you called for that. they 9 crore rupees के लिए आपने कॉल कर दिया. अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज पेड अप कैपिटल, विच मींस कि 9 करोड़ रुपए के लिए आपने लोगों से कहा कि पैसे जमा करिए, तब तक कुछ लोगों ने डिसाइड किया हमें नहीं चाहिए शेयर्स, तो 7 करोड़ रुपए ही आपको मिले, दैट इज योर पेड अप कैपिटल. सो पेड अप कैपिटल इज बेसिकली कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स. एरियर्स क्या है? वो 2 करोड़ रुपए जिसके लिए पहले लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया अब नहीं दिखा रहे हैं या मना कर रहे हैं. ओके, क्लियर? देन रिजर्व कैपिटल और रिजर्व लाइबिलिटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, ये वर्ड 2013 के एक्ट में हटा दिया गया. रिजर्व कैपिटल होती थी जो 90%, अभी मैंने बोला ऑथराइज्ड कैपिटल इज 100 करोड़, इशूड कैपिटल इज 10 करोड़, तो 90% जो बची हुई है 90 करोड़, उसको हम बोलते थे रिजर्व कैपिटल. ये वर्ड हटा दिया गया है, दिस इज नॉट रिजर्व कैपिटल. ठीक, तो ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक है, यहां पर हम रुक रहे हैं. नेक्स्ट क्लास जो सैटरडे की होगी उसमें हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन और जो फेस वैल्यू इशू कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास. अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए.